इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिहार में चुनाव प्रचार, विपक्ष पर साधा पीएम मोदी ने निशाना, कहा जंगल राज आते ही शुरू किया था बिहार में बर्बादी का दौर। बिहार में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता के अधिकारों के लिए एक साम्राज्य के सामने लड़ रही कांग्रेस, बीजेपी ने की संविधान को कमजोर करने की कोशिश। दमोह में शिक्षक श्याम सुंदर शर्मा की मौत के बाद हंगामा, शिक्षकों ने रोष जताते हुए सौंपा ज्ञापन, मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की उठाई मांग। दमोह में 6 साल के बच्चे की मौत से मचा हड़कंप, खेलते समय पानी की टंकी में गिरने से बच्चे की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय दिया, लेकिन जंगल राज आते ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। राजद ने बिहार में विकास के पूरे माहौल को नष्ट कर दिया है। साथ ही पीएम ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। भारत माता की, मां जानकी प्रकट स्थली से मां जानकी बाबा हलेश्वरनाथ पंथ पाकर भगवती स्थान सहित संपूर्ण मिथिलावासी के प्रणाम करते छे। साथियों, पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। आप लोग बैठिए, सबकी आप बैठिए, बैठिए। हाँ, पीछे लोगों को दिखना चाहिए। आपकी सेल्फी वगैरह बाद में लेना। यहां
सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। बिहार के कदवा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी काड़ा ने
कहा कि आज कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही लड़ाई महात्मा गांधी ने भी लड़ी थी। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बीजेपी ने संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में है जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है,
उसका जवाब आप मांगेंगे। आज मेरे तमाम नौजवान भाई यहाँ जयपुर में वंदे मातरम विवाद पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इसे सरकारी कार्यक्रम की बजाय बीजेपी के कार्यक्रम के रूप में दर्शाया गया है। जब कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो सभी दलों, गैर सरकारी संगठनों और भारत भर के बुद्धिजीवियों के साथ समितियां बनाई जाती है जो तय करती है कि इसे कैसे मनाया जाए, लेकिन केवल मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ही इसमें भाग ले रहे हैं। तो 50 वर्ष हुए वंदे मातरम को, तो ये सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, और आप बताइए उसके बाद में ये कांग्रेस का ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी हो, जिला हो, कांग्रेस की हर मीटिंग में गाया जाता है। ठीक है, 100 साल से ज्यादा हुए, और उसके साथ में हमारे महाधिवेशन गाया जाता है। मतलब कांग्रेस का ही एक प्रकार से देश के आम लोगों के लिए उनकी भावनाओं का प्रतीक है, उनके गर्व का प्रतीक है, उनकी आन बान शान का प्रतीक है। एक प्रकार से वो ये आज सत्ता में है, इन्होंने कभी भी इसको अपनाया नहीं। कभी इनको पूछा आरएसएस की शाखा लगती है, कभी आपने गीत गाया क्या वहां पर? इनका अपना एक गीत है, अपना गीत है, हमें कोई एतराज नहीं, उनका गीत है। ठीक है, अब बताइए आपकी जब गाए नहीं, आज तक गाए नहीं, अचानक ही प्रकट हो गए हैं वंदे मातरम। ये कांग्रेस की और फ्रीडम मूवमेंट की विरासत को एक तरह तो पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं, और पंडित नेहरू ने इस गीत को कांग्रेस का ऑफिशियली बनाया, गीत बनाया, ऑफिशियली बनाया कांग्रेस का 1938 के अंदर। तो पंडित नेहरू जिसने कांग्रेस का इसको एडॉप्ट भी किया, और कांग्रेस वाले तब से जब से पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, तब से मतलब इसको गाते आ रही है। पूरी आजादी जंग लड़ी गई तो वंदे मातरम के आधार पर लड़ी गई। ये कहाँ थे? तो अंग्रेजों के साथ है, अंग्रेजों के साथ थे, तो अंग्रेजों को साथ देना तो ऑफिशियली है। ये बीजेपी जनता तो बाद में पैदा हुई है, आरएसएस तो 1925 में बन गई थी। तब से मतलब ये कभी भी इस गीत को नहीं गाया इन्होंने, संविधान को नहीं माना इन्होंने। भाई उसको तो पर्ची दिलाई, उसकी तो महात्मा गांधी के और अम्बेडकर पुतले दिलाए इन्होंने, और कभी स्वीकार किए ही नहीं इन्होंने। और कांग्रेस विरासत है। अब इनको पूछो, आपने जो अब लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लिया आपने, इनका क्या संबंध है उनसे? उनके क्या संबंध है? अगर ये गाना गीत जो अपना ये गायन है, ये वंदे मातरम, तो जब अडॉप्ट किया गया, गाया है, तो उसमें पंडित नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया कांग्रेस के लिए 38 के अंदर भी। और पूरी कांग्रेस की आजादी जंग लड़ी गई तो सरदार पटेल उसके अंदर थे। इनका क्या संबंध है सरदार पटेल से? करोड़ों में खर्च किए, उनकी आदम मूर्ति लगा दी, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अच्छा किया आपने कि आपने जो गलतियां की है जिंदगी भर, अंगुली नहीं कटाई आपने आजादी जंग के अंदर। अब आपको मान लीजिए सद्बुद्धि आ गई है आज आरएसएस बीजेपी को, हमें क्या ऐतराज है? पर स्वीकार तो करो ये बात स्वीकार करो कि हमने गलती करी, टाइम पे हमने संविधान को समझ नहीं पाए हम लोग, हमने उनका विरोध कर दिया, उसका पर्ची दिला दी, हम समझ नहीं पाए थे। आप पंडित नेहरू को टारगेट बना रहे हो, और पंडित नेहरू की भूमिका मेन है इसके अंदर वंदे मातरम में। तो आप किस मुंह से उनकी बुराई करते हो? किस मुंह से फिर आप एडॉप्ट कर रहे हो? तो तमाम विरासत जो है टारगेट बना दो गांधी नेहरू परिवार को, ठीक है। बाकी तमाम नेताओं को चुराते रहो, उनकी विचारधारा से इनके मेल नहीं। महात्मा गांधी को भी एडॉप्ट करने लगे, कभी एडॉप्ट करते, कभी छोड़ देते हैं। गांधी जी को भी। सरदार पटेल गुजरात के हैं। अरे जो स्टेडियम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का स्टेडियम था, वो
स्टेडियम का आपने उनका नाम बदल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम करवा लिया। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये पूरे देश के अंदर कंप्यूटर में बातें होती है, फिक्स होती है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके आपने हमेशा जब कभी राजस्थान में आए तो मेरे दोस्त अशोक गहलोत से शुरू किया आपने, तो आपका वो दोस्त जो है आपको सलाह दे रहा है, कृपा करके बख्शो आप देश को, कृपा करके आप जो ये धर्म की राजनीति कर रहे हो हिंदू मुसलमान की, बख्शो। चुनाव जीतना एक बात है, इतिहास बनाना दूसरी बात है। मोदी जी इतिहास नहीं बना पाएंगे अगर इस प्रकार करेंगे, तो ये मेरी सलाह उनको है। सर आप बिहार के पहले चरण के जो मुद्दा, तो ये मैं जो कह रहा था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, अब इसको किसी को इन्वॉल्व नहीं किया ही नहीं। अरे विरासत जो है कांग्रेस की, देश की विरासत है, फिर भी आपने मान लो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आपने ये 150 वर्ष बनाने का, एक साल तो बनाएंगे ये, और पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में हो। क्या मतलब है? सरकारी प्रोग्राम है ये, तो सरकारी प्रोग्राम में कमेटी बनती है, ऑल पार्टी के लोग आते हैं, एनजीओ आते हैं, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी आते हैं। कल भी मैंने कहा था कमेटी फैसला कर दी क्या क्या प्रोग्राम होगा, आगे किस प्रकार मनाया जाएगा, कोई मतलब नहीं इनको। बड़ा प्रोग्राम हुआ उसमें क्या और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, खाली मुख्यमंत्री लोग जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, बीजेपी का प्रोग्राम हो गई है। मुझे सख्त ऐतराज है, वंदे मातरम का प्रोग्राम 150 साल का, आपका संबंध नहीं उससे, कोई आपकी विरासत नहीं, तब भी आप मना रहे हो खाली अकेले बीजेपी प्रोग्राम करके, ये कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये देशवासियों का धोखा है, उनको भ्रमित करें, आपका कोई संबंध नहीं उससे। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील में शिक्षक श्याम सुंदर की आकस्मिक दुर्घटना से हुई मौत के विरोध में शिक्षकों ने रोष व्यक्त किया है। शिक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मृतक को न्याय दिलाने और संबंधित अधिकारों पर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षकों ने बीएलओ कार्य से मुक्त करने और मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग की है। ज्ञापन देने वालों में गुड्डा सिंह ठाकुर, मनोहर सिंह ठाकुर और अन्य शिक्षक शामिल थे। हमारे बहुत ही एक कर्मठ और समर्पित शिक्षक आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी का कल दुखद निधन हुआ, और वो अपना काम निपटा करके, बीएलओशिप का काम निपटा करके अपने घर के लिए लौट रहे थे, और उस समय किसी वाहन ने उनको टक्कर मारी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है, और इसीलिए हम लोग आज उनके परिवार से मिलने के लिए आए थे। तो मैंने यहाँ पर 2-3 निर्देश हमारे अधिकारियों को दिए हैं। पहली चीज़ कि उनका अनुकंपा नियुक्ति का, उनके बच्चे के अनुकंपा नियुक्ति का केस हम इसी हफ्ते में जो है प्रोसेस कर देंगे, और प्रयास करेंगे कि उनको 1 महीने के अंदर, इस महीने के अंदर जो है अनुकंपा नियुक्ति के आदेश उनको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, चूँकि अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी है, तो हिट एंड रन वाला जो केस होते हैं, उस अधिनियम के अंतर्गत एक केस हमारे पास प्रस्तुत किया जाए, जिसका हम परीक्षण करके, और जो है जिसमें जो नियमानुसार जो है सहायता इनको उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इनकी बच्ची जो है सरस्वती शिशु मंदिर में भी पढ़ती हैं। हमारे अधिकारी लोग जो हैं, जो शिक्षा विभाग के हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो जन सहयोग से, अपने आपस में सहयोग से, वो सरस्वती शिशु मंदिर के जो बाकी का 4-5 महीने इस सत्र के बच्चे हैं, उसकी फ़ीस हम लोग भरेंगे, और अगले सत्र में उनकी बच्ची का इस एडमिशन जो है एक्सेलेंस स्कूल में, उनकी इच्छा के अनुरूप वो चाहते हैं एक्सेलेंस स्कूल में भर्ती किया जाए, तो अगले सत्र के लिए मैं उनको निर्देश दे रहा हूँ कि इनको एक्सेलेंस स्कूल में भर्ती किया जाए। इसके बाद इनका एनपीएस का केस, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके अंतर्गत इनका केस तैयार करा के पेंशन की पूरी राशि इनके परिवार को इसी महीने हम दिलाने का काम हम लोग करने वाले हैं। और इसके अलावा चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें चूँकि ये बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे थे और अपने घर जा रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो है चुनाव आयोग की ओर से हम एक प्रस्ताव भेज रहे हैं कि नियमानुसार और पात्रता अनुसार जो अनुग्रह सहायता आयोग की ओर से मिल सकती है, वो आयोग की ओर से प्राप्त होगी। सर, उनके भतीजे ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती में मतलब बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी और मानसिक तनाव भी रहता था। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी की ड्यूटी ज़बरदस्ती लगाई हुई है। चुनाव का और इलेक्शन का बड़ा काम होता है,
और सभी लोगों की ड्यूटी इसमें लगाई जाती है और पूरे प्रदेश में लगाई जाती है, हर जिले में लगाई जाती है। बड़ी संख्या में शिक्षक इसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग सब उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। इसमें ऐसी कोई किसी की मंशा नहीं होती कि मतलब जानबूझ करके किसी की ड्यूटी लगाई जाए। तो मेरा यही कहना है, परिवारजनों से भी आज मैं सबसे मिला हूँ और सभी लोग का यही कहना है कि सर ये सारी चीज़ें जो हैं बस यही चीज़ें उनकी चिंता की थी। हम लोग सारी चीज़ों का ध्यान रखें और हमने ये भी कहा है कि उनका परिवार हमारा परिवार है, कहीं उनको तकलीफ हम लोग बिल्कुल नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो हमारी पूरी संवेदनाएं और सहयोग उनके साथ है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा नगर में बमहोरी ग्राम में एक 6 वर्षीय बालक अंकित की पानी की टंकी में गिरने से दुखद मौत हो गई। बालक घर में खेलते समय अचानक पानी की टंकी में गिर गया और जब तक परिजन उसे निकालते उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बालक को मृतक घोषित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।